हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज ग्रोवर एंड आई एम फ्रॉम लक्ष्य द टारगेट। और आज हमारे साथ है प्रियंका झा, जो एसआरसीसी इंडिया का मोस्ट रैंक कॉलेज जिसके बीकॉम ऑनर्स के पास आउट स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ सीएस में रैंक होल्डर रहे हैं और अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो प्रियंका, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। हमारे 12th के बच्चों ने सारे एग्जाम बहुत ही कमाल के दिए हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक कमी रह गई और 2 एग्जाम बाकी हैं। एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है फिजिकल एजुकेशन। तो आइए इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे शेयर करूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थशास्त्र, यानी अर्थ माने पैसा और शास्त्र माने साइंस, यानी कि पैसे का विज्ञान, यानी कि वो चीज जो पैसे की गतिविधि को बताती है, जो ये बताती है कि मनी काम कैसे करता है। तो इसी के एक्सपर्ट प्रियंका, आप बताएं इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों को। आपने बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा है, तो प्लीज एक्सप्लेन करना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन। अब जैसे कि आपको पता है कि आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो टफेस्ट होता है। मींस हमारा हम पढ़ते बहुत ज़्यादा है बट हमारा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाता। बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है जैसे बिजनेस है, अकाउंटेंसी है, लाइक अकाउंटेंसी में हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट मिल जाती है। एंड इन बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हम फोकस करते हैं केस स्टडीज के ऊपर और उसको कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप बना के लिख लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को मोल्ड करके नहीं लिख सकते, आप कुछ बना के नहीं लिख सकते। अगर आप लिख रहे हो तो वो आंसर्स आपको द पॉइंट होने चाहिए। वो ये नहीं कि आपसे अगर एक टॉपिक पूछा तो आप उसके रीजंस बताए जा रहे हो बट आप उस टॉपिक से हट चुके हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन। आप मेरा पहला पॉइंट है रिवाइज नोट्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अगर बोर्ड में छुट्टियां नहीं मिलती, इस बार तो काफी गैप है, बट अगर हम स्टार्टिंग से अपने नोट्स प्रिपेयर करने लगे तो वो नोट्स हमारे एट लास्ट लेवल तक जाके बहुत बेनिफिशियल होते हैं हर एक बच्चे के लिए। हमें प्रिसाइज नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो अपने आप में एक प्रिसाइज होता है। हम उसमें आपसे एक पॉइंट पूछा गया सपोज जीडीपी, तो बच्चे उसको ऐसे लिखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका मीनिंग नहीं पता होता। तो आपको अपने आपको हर एक पॉइंट को कंटेन करके चलना चाहिए कि हमें उसका मीनिंग बताना है। ये नहीं कि जैसे कोई आपसे पूछता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोज, तो बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट उन्हें आज तक पता ही नहीं होगा कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो उसके फीचर्स होते हैं या जो उसके हमने अंदर के पार्ट्स पढ़े होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स, हमें उसको ही उसके अंदर अपनी शीट के अंदर जॉट डाउन कर लेना चाहिए। सेकेंड है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर आता है जैसे कि अगर मैं माइक्रो की बात करूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्राइस, क्वांटिटी। एंड अगर नेशनल इनकम की बात करूँ तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि इनकम है तो इनकम को हम किससे डिनोट करेंगे। मोस्टली इनको लगता है कि इनकम है तो इट इज डिनोटेड बाय आई, बट ये गलत होता है। इनकम को हमें वाई से डिनोट करना है, एंड कंजम्पशन सी, सेविंग एस, आई इन्वेस्टमेंट। तो हमें अपनी शॉर्ट फॉर्म्स को माइंड के अंदर लिख लेना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म्स हमें कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। सेकेंड है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स। इकोनॉमिक्स का पेपर अटेंड करते टाइम ना पहले आप ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन में आपसे डायग्राम पूछा गया है। जिस क्वेश्चन में आपसे डायग्राम पूछा जा रहा है और उसके और में अगर कोई केस स्टडी क्वेश्चन है तो आई प्रेफर गो फॉर डायग्राम क्वेश्चन, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर को डायग्राम जो होता है वो अट्रैक्टिव लगता है। वहां पर जो आपके मार्क्स मिलने होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे आकर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको केस स्टडी नहीं पता होता, आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सअप करके लिख देते हो, वो अप टू द मार्क नहीं होती। अगर आपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस करी होती है, आपको केस के बारे में पता है कि अगर मुझसे पूछा गया है कि मेरी डिमांड बढ़ रही है तो आप उसको इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। और प्लीज स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो तो उसके नीचे अच्छे से लेबल करो कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है, मेरे को कहाँ पे शिफ्ट दिखाना है। अगर आप अपनी शिफ्ट नहीं दिखाओगे तो आपको एग्जामिनर उस चीज के कोई भी मार्क्स नहीं देगा। तो डायग्राम्स आप इतने अट्रैक्टिव बनाओ कि वो अपने आप में ही लगे कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम फोकस नहीं करते। सपोज हमने चैप्टर पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, बच्चों को लगता है कि यार 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, इट्स एनफ, चैप्टर पढ़ लिया। बट जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक व्हेन पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन, बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा होता। आप अपनी बुक कोई भी प्रेफर करते हैं, संदीप गर्ग हो गई, टी आर जैन हो गई, तो उसके अंदर आई प्रेफर कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़िए, आप पावर बूस्टर पढ़िए, आप देखिए कि आपको सीबीएसई ने क्या क्या और पैनलाइज करके बुक के अंदर दिया हुआ है। कभी भी अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जो एनसीईआरटी है, हमारा सीबीएसई है, वो हमारा एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है। आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं प्रियंका, तो कुछ एक शायद हमारे ऑथर
ऑथर्स की बुक्स में ऐसा भी है कि एनसीईआरटी में कुछ एक पॉइंट्स है जो हमारी ऑथर वाली बुक्स में मिसिंग है। Right. तो मेरे हिसाब से अगर बच्चा 100 मार्क्स को फोकस कर रहा है तो एनसीईआरटी उसके लिए एक मस्ट टूल है। अगर उसने एनसीईआरटी को ढंग से रीड नहीं किया और बाकी अगर ऑथर्स की बुक्स को पढ़ भी लिया तो कहीं ना कहीं उसका 20-30% कंटेंट रह जाएगा। तो एनसीईआरटी इज मस्ट। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आंसर टू द पॉइंट। आपको आंसर ना पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। जैसे आपसे पूछा व्हाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, बच्चे लॉ ऑफ डिमांड उसके अंदर लिख देते हैं, आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता तो आप क्या लिखोगे। Right. अगर आपसे पूछा जा रहा है 6 मार्क्स के लिए और हमें बोलते हैं मतलब जैसे 5 पॉइंट्स है तो आप उसके 5 पॉइंट्स ही लिखो। कई बच्चों के माइंड में ये चीज होती है कि नहीं यार 6 नंबर का क्वेश्चन है और मुझे इसके अंदर 6 ही पॉइंट लिखने हैं तभी मुझे 6 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर जिस चीज के पॉइंट ही 4 है या 5 है, जो कंसेप्ट बना है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बोर्ड आपको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 पॉइंट है तो वो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको अपने पॉइंट्स पूरे एक्सप्लेन करने हैं, आपको इसके अंदर एक्सेसिव राइटिंग नहीं करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन न्यूली एडेड टॉपिक। तो प्रियंका मेरे माइंड में जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो है डिमोनेटाइजेशन। Right. और मुझे लगता है बच्चे और इनफैक्ट हम बड़े लोग भी डिमोनेटाइजेशन को गलत समझते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है डिमोनेटाइजेशन का मतलब है करेंसी का गायब हो जाना, जबकि डिमोनेटाइजेशन का मतलब है कि करेंसी का फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो अगर हम मीनिंग सही से नहीं समझेंगे तो शायद इसके बारे में हम एक्सप्लेन भी सही से नहीं कर पाएंगे। और क्या आप इसके बारे में आगे बताना चाहिए? आप न्यूली एडेड टॉपिक में लाइक पंकज सर ने बोला डिमोनेटाइजेशन, ये बेस्ट टॉपिक है जो इस बार आपको फोकस करना चाहिए इसकी केस स्टडीज के ऊपर। एंड मेक इन इंडिया कंसेप्ट वाज देयर लास्ट ईयर, तो आप उसको भी गो थ्रू कीजिए कि मेक इन इंडिया कंसेप्ट से हमारे पीपीसी कर्व के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर चलता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप, तो यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट टॉपिक्स। एंड इसके अंदर आप टॉपिक्स में फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, ये इंटरिम बजट, इस मस्ट ये आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। एंड कंसेप्ट ऑफ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइस सीलिंग, फ्लोर प्राइस, दे आर द न्यूली एडेड टॉपिक्स जो हमें इस बार फोकस करने हैं फॉर सीबीएसई 2017। क्या इन दोनों पॉइंट्स जो आपने नए पॉइंट्स बताए प्राइस सेलिंग, क्या आप इसको थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? लाइक फ्लोर प्राइस इज द लोएस्ट प्राइस जो हमारे को चार्ज करना पड़ता है, हम पे करते हैं किसी चीज के लिए। एंड जो सीलिंग प्राइस होता है वो हमारा हाईएस्ट प्राइस होता है। तो एक अगर हमारा लोएस्ट है, एक हमारा हाईएस्ट प्राइस होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट के अंदर रेगुलेट करना पड़ता है। तो ये जो होता है ये ब्रीफ मैकेनिज्म होता है, ये इंट्रोड्यूस तो पहले से था बट इसके ऊपर कोई इफेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आए थे। नाउ दिस इज द रीसेंट टॉपिक व्हिच इज न्यूली अमेंडेड बाय एनसीईआरटी। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सैंपल पेपर। और मेरा मानना है, जहां तक हम अपने व्यूअर्स को पहले भी बताते आए हैं कि प्रैक्टिस करना सैंपल पेपर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रियंका ने भी यही बात बोली है, बेयर मिनिमम 10 सैंपल पेपर्स को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने का एक साइंटिफिक वे है। जब कभी आप सैंपल पेपर लेके बैठें तो उसे 3 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर खत्म करें और बिना ब्रेक लिए आप उसे कंप्लीट करें और उसे बिल्कुल उसी तरीके से अटेम्प्ट करें प्रियंका जैसे हम अपना फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर हमने इसको एक रफ नोट्स की तरह या रफ नोटबुक की तरह अगर हमने इसको अटेम्प्ट किया तो हम उस फाइनल एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये उसी तरीके से है जैसे फाइनल से पहले आप 10 बार सेमीफाइनल खेल रहे हैं और जितनी बार आप सेमीफाइनल खेलते जाएंगे उतनी ज्यादा आपके फाइनल की प्रिपरेशन बढ़ती चली जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट प्रियंका ने लिखा है लॉ कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लाइक एग्जामिनर पूछता है प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड फॉल, तो दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव टू जज। तो आप अगर कोई भी लॉ लिखते हो, लॉ के टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए जैसे लॉ ऑफ डिमांड, मैंने जो अभी क्वेश्चन बोला उसका आंसर लॉ ऑफ डिमांड है। तो आपको एक्सप्लेन करना है पहले लॉ ऑफ डिमांड, देन लॉ ऑफ डिमांड के बाद यू हैव टू मेक द शेड्यूल व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द कर्व एंड ऑन द बेसिस ऑफ कर्व यू हैव टू राइट assumption
न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में मैं ये बोलना चाहूंगी, लाइक हमसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा जाता है। बहुत बच्चों के कंसेप्ट्स मैथ्स में वीक चलते हैं, तो आप ये मत सोचो कि अगर मेरी मैथ्स 10 तक थी तो मैं 12th की न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस के साथ कभी जज नहीं कर सकते हैं। जब आपसे अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा जा रहा है, हम सबको पता होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है। बहुत बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि अगर मुझे ईडी नेगेटिव दिया हुआ है तो मुझे उसमें जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा या प्लस में आएगा। चिल्ड्रंस, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव नहीं पुट करना, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑलवेज नेगेटिव। एंड अगर वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, वहां पर आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस्ट, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट में आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। प्लीज फोकस ऑन योर फॉर्मूला। अगर आप जितने ज्यादा, अभी भी आपके पास काफी डेज है, टुडे इज 7th अप्रैल एंड योर एग्जाम इज ऑन 17th अप्रैल। अगर आप आज से भी डेली के माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 to 20 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, देन यू डेफिनेटली स्कोर 8 मार्क्स फुल इन न्यूमेरिकल्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा हैवी वेटेज होती है ऑफ नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम के अंदर अलग अलग 3 मेथड्स पढ़ते हैं, एंड 3 मेथड्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, आप कभी भी ये गलती मत करना कि आप अपने आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है एंड मेरे को कौन सा मेथड फॉलो करना है। इफ एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट इनकम मेथड, देन यू शुड गो फॉर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। डोंट जज कि मेरे को ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। जब आपका आंसर आता है, बहुत सारे बच्चे आंसर छोड़ देते हैं, आपको आंसर नहीं छोड़ना। राइट इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। सपोज मुझे इनकम मेथड आया, आपको इनकम मेथड से कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, आप तीनों को ऐड कीजिए, जो आएगा। आपको एग्जामिनर ने एनएनपीएससी बोला, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि योर डोमेस्टिक इनकम, देन यू हैव टू गो टू योर नेशनल इनकम एंड व्हाटएवर इज योर आंसर, राइट ओवर लास्ट कि नेशनल इनकम मेरी इतनी है, एंड उसके बाद आप वाई का साइन लगाना मत भूलना, बिकॉज अगर आपने वहां पर वाई का साइन नहीं लगाया, आपके हाफ मार्क्स एग्जामिनर वही डिडक्ट कर लेगा। और प्रिसाइज थ्योरी, इसके बारे में क्या कहेंगे प्रियंका? इकोनॉमिक्स का पेपर अटेंड करते टाइम आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको प्रिसाइज लिखना है, अप टू द मार्क लिखना है। अगर आप एक चीज को एक्सपैंड करते जा रहे हो, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड, सम स्टूडेंट्स राइट इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, इनवर्स रिलेशन। जब आपने एक बार इनवर्स लिख दिया, देन यू डोंट हैव टू मेंशन दैट इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। नो रिपीटेशन इन इकोनॉमिक्स पेपर। आप हमेशा प्रिसाइज लिखिए इकोनॉमिक्स के पेपर के टाइम पे। आप ये मत ध्यान दीजिए कि मेरे को अगर 5 मार्क्स का पूछा है तो मुझे उसके ऊपर एक लाइन शीट भरनी है, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई लॉ अगर बना है या मेरे को कोई आंसर लिखना है, एंड जो बुक्स में ही 3 लाइन का है, आप उसको 10 लाइन का कैसे लिख सकते हो? क्योंकि आपका आधे से ज्यादा टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाता है। तो फोकस ऑन योर प्रिसाइज थ्योरी, डोंट ओवरहोल्ड इट। लाइक अगर हम इंग्लिश या बिजनेस का बात करें तो उसमें हम बहुत कुछ अपने हिसाब से मोल्ड करके लिखते हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स का बात करें तो ये बिजनेस नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है। इसमें हमें जो भी कुछ लिखना है टू द पॉइंट लिखना है। और आज का एक स्पेशल सीक्रेट, और वो सीक्रेट है टीच योर फ्रेंड्स। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है, या आपको लग रहा है कि मुझे इस टॉपिक में बहुत अच्छे से महारत हासिल करनी है, या आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हो और अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को पकड़िए जिससे सिलेबस अभी पूरा अच्छे से नहीं आता, और उसे पूरा सिलेबस कराना शुरू कीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जब आपका दोस्त आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आप उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अपने दिमाग में सोचना शुरू करेंगे, और द मोमेंट आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अपने दिमाग में सोचना शुरू किए तो आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे और वो स्टोर हो जाएंगे, और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन दोनों काम करेंगे एक साथ, और तब मजा आएगा। और नेक्स्ट बेनिफिट, अगर आप अपने फ्रेंड को टीच करते हैं तो उसमें सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपका फ्रेंड जो उसने जो आपसे क्वेश्चन पूछा, वो अगर आपको उस समय नहीं भी आ रहा हो, लेकिन अगर आपने उसको आंसर करने का कोशिश किया तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाएगा, और अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपको इमीडिएटली याद आएगा कि ये क्वेश्चन मैंने अपने दोस्त को करवाया था। और रिवीजन करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक बहुत बड़े ऑथर ने एक बात लिखी थी कि जब आप पढ़ते हैं तो आप सिंगल टाइम लर्न करते हैं, लेकिन जब आप किसी को सिखाते हैं, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप 20 टाइम्स लर्न करते हैं। इट मींस वो चीज आपके अंदर जाके डीपली पेनिट्रेट हो जाती है और जड़ें उसकी मजबूत हो जाती हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि वो आपके अंदर तक घुसे, आपके दिमाग की गहराइयों में चला जाए, तो
प्लीज उसे आप किसी को पढ़ाने में हेल्प कीजिए। और इसी तरीके के हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे प्रियंका के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, लक्ष्य द टारगेट का लोगो, आप इस पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।